शिक्षा सेवा राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों नातेदारी संगठन। नातेदारी को हम कई विभिन्न उपनामों से भी जानते हैं, जैसे स्वजन, संगोत्रता और बंधुत्व। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं किनशिप। और संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब संक्षिप्त रूप से हम समझते हैं कि नातेदारी है क्या। नातेदारी एक सामाजिक संबंध है जो पारिवारिक संबद्धता पर आधारित होता है। और इसके दूसरे तरफ जो संगठन है, संगठन सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समाज, परिवार या समूह की विभिन्न इकाइयों का निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत रहकर कार्य करना संगठन कहलाता है। तो एक समाज के अंदर नातेदारी संगठन परिवारों के हमारे जितने भी रिलेटिव होते हैं उनका सामूहिक संगठन होता है। और नातेदारी संगठन के अंतर्गत हम सामान्य रूप से अगर समझने का प्रयास करें तो नातेदारी है क्या। नातेदारी एक व्यक्ति के रिलेटिव होते हैं। अब एक व्यक्ति जब परिवार में जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ मिल जाती हैं। जैसे जैसे वह व्यक्ति उस परिवार में बड़ा होता है, वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है, तब उसके साथ में एक नए संबंध का जुड़ाव होता है। किसके माध्यम से? विवाह संस्था के माध्यम से। जब उस व्यक्ति का किसी अन्य के साथ विवाह होता है, अब व्यक्ति का यहाँ मतलब है मेल फीमेल दोनों। तो जब किसी अन्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, उन वैवाहिक संबंधों के साथ व्यक्ति के पति पक्ष के और पत्नी पक्ष के दोनों रिलेटिव भी एक दूसरे के संबंधी हो जाते हैं। तो उन संबंधियों को हम सामान्य रूप से नातेदार या रिलेटिव्स या रिश्तेदार कहते हैं। अब ये संबंधी जो हैं, ये इनमें से कुछ एक पक्ष के वैवाहिक संबंध होते हैं, कुछ एक पक्ष के रक्त संबंध होते हैं। वैवाहिक संबंध जो होते हैं, वैवाहिक संबंधों को हम इंग्लिश में कहते हैं, हमारे आधुनिक समाज के अंदर इन-लॉज जितने भी होते हैं। एक व्यक्ति जब दामाद बनता है, सास ससुर के नए संबंध स्थापित होते हैं, माता पिता के संबंध, पुत्र पुत्रियों के साथ रक्त संबंध होते हैं, और पति पत्नी का संबंध, सास ससुर, ननद देवर, साला साली इत्यादि विविध जो संबंध होते हैं, ये वैवाहिक संबंध होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नातेदारी वह सामाजिक संबंध है जो पारिवारिक संबद्धता पर आधारित हो, यानी एक व्यक्ति के रक्त व विवाह संबंधी स्वजन मिलकर के नातेदारी का निर्माण करते हैं, और यह एक संगठन के रूप में कार्य करता है परिवार में और समाज में। नातेदारी का ही हम विस्तृत रूप के रूप में देख सकते हैं वंश व गोत्र, और अत्यधिक जब इसका एक्सटेंशन हो जाता है, विस्तार हो जाता है, तो ये जाति व्यवस्था के रूप में हम इसे जान सकते हैं। समाज में प्रत्येक समाज में एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 2 एकांकी परिवार से संबंधित होता है। कैसे? एक व्यक्ति जिस परिवार में पति व पिता बन सकता है, उस परिवार में वह पुत्र व भाई नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति 2 एकांकी परिवार हैं। एक तो उसका जन्म परिवार और दूसरा उसका जनन परिवार। जन्म परिवार जिसके अंदर एक व्यक्ति ने जन्म लिया है, और जनन परिवार जो होता है जिसका निर्माण वह स्वयं करता है। कैसे? वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। तो इस प्रकार प्रत्येक समाज के अंदर विवाह, परिवार और नातेदारी एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में भी जानी जा सकती है। इसलिए नातेदारी सामाजिक रूप से परिस्थिति व भूमिकाओं की वह प्रथागत व्यवस्था है जो लोगों के सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करती है। इसमें इसकी पहली जो शर्त है, नातेदारी में केवल जैविकीय संबंध या वैवाहिक संबंधों को ही शामिल नहीं किया जाता है। इसका जो मूल भाव है वो है सामाजिक स्वीकृति, यानी संबंध वही संबंध नातेदारी की श्रेणी में आता है जिसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो। इस तरीके से नातेदारी एक सामाजिक तथ्य भी बन जाता है। विभिन्न मानव शास्त्रियों ने समय समय पर इस व्यवस्था का अध्ययन किया, विभिन्न समाजों से संबंधित शोध किए, और शोध के आधार पर अपनी परिभाषा और विभिन्न इसकी टर्मिनोलॉजी का भी निर्माण किया था, जिनकी आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। सबसे पहले तो इसकी हम परिभाषा के रूप में देखते हैं कि जितने भी विद्वान हैं, जैसे लूसी मेयर, चार्ल्स मिनिक, रेडक्लिफ ब्राउन, रिवर्स आदि विभिन्न विद्वानों ने नातेदारी व्यवस्था पर परंपरागत रूप से अध्ययन किया, हमारे परंपरागत समाज व्यवस्था का अध्ययन किया। तो इसमें इन्होंने बताया कि लूसी मेयर कहते हैं कि बंधुत्व सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त करने की सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। रॉबिन फॉक्स एक समाजशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात व कल्पित संपृक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है।
वास्तविक, ख्यात, कल्पित। अब यहाँ पर एक टर्म है कल्पित, यानी कि हमारे समाज के अंतर्गत कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, जैसे गोद लेने की प्रथा, और एक व्यवस्था है, एक आदिवासी समाज है भारतीय समाज के अंदर, टोडा जाति। टोडा जनजाति जो है दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो इनमें एक बहुपति और बहुपत्नी विवाह दोनों प्रथाओं का सम्मिश्रण पाया जाता है। वे एक स्त्री के कई पति होते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान जैविक ही पिता कोई भी हो बच्चे का, लेकिन सामाजिक स्वीकृति उस पिता को प्राप्त होती है। वहाँ एक संस्कार होता है, परसुत-पिमी संस्कार, जिसके अंतर धनुष व तीर को भेंट किया जाता है। जो भी व्यक्ति उस दायित्व को निर्वाह करने के लिए मानसिक रूप से सशक्त होता है, तो वह उस संस्कार को संपन्न करके बच्चे का सामाजिक पिता बन जाता है। तो ये एक प्रकार से न तो रक्त संबंध में शामिल होता है, न विवाह संबंध में, लेकिन बाद में इसे जब सामाजिक स्वीकृति है उस समाज की, या भारतीय समाज में गोद लेने वाली प्रथा, दत्तक को ग्रहण करने के बाद उसे रक्त संबंध के समान ही मान लिया जाता है, क्योंकि उससे जैविक संबंध किसी के नहीं होते हैं। इसी क्रम में नातेदारी के दो भेद मूलतः माने जाएंगे, समरक्त संबंधी नातेदार और विवाहजन्य नातेदार। समरक्त संबंधी नातेदार में माता पिता व संतान शामिल होती है, जैसे पुत्र पुत्री और माता पिता का संबंध। और विवाहजन्य नातेदार में पति पत्नी के संबंध, पति पत्नी के संबंधों के साथ में जितने भी, जैसे भाभी, बहू, साला, साली, जीजा और ननद, देवर, भाभी इत्यादि जितने भी हमारे संबंध है, फूफा, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, तो ये सभी संबंधी जो हैं ये विवाहजन्य नातेदार की श्रेणी में आते हैं। नातेदारी परिवार व विवाह संबंधी सामाजिक संस्थाओं पर आधारित व्यवस्था है, क्योंकि इसका उद्गम का मूल आधार हम अगर देखें तो मान सकते हैं कि विवाह है। एक व्यक्ति विवाह करता है, सामाजिक संबंधों की स्वीकृति उसे प्राप्त होती है विवाह संस्था के माध्यम से, फिर वह अपने परिवार का निर्माण करता है। अपने परिवार के साथ साथ अपने मूल परिवार और वैवाहिक संबंध पर आधारित परिवार के साथ जब उसकी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाती है या संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो वो नातेदारी उसकी नातेदारी बन जाती है। जाति नातेदारी का ही विस्तृत रूप माना जाता है, और कहते हैं कि परिवार के बाद वंश व गोत्र महत्वपूर्ण नातेदारी समूह होते हैं। वंश क्या होता है? एक व्यक्ति जिस वंश उसका एक व्यक्ति का एक पक्षीय पारिवारिक संबंध होते हैं इसके अंदर। इसमें रक्त संबंधियों को मूलतः सम्मिलित किया जाता है, और पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक या पितृवंशीय, मातृवंशीय व्यवस्था के अंतर्गत वंश व्यवस्था चलती है। जैसे वंशावली जो होती है, एक फैमिली ट्री होता है वंशावली। वंशावली के अंतर्गत एक व्यक्ति का संपूर्ण इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। परंपरागत भारतीय समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जब अपने मृत्यु संस्कार संपन्न करने जाते थे किसी निर्धारित स्थान पर, और आज भी ये प्रथा प्रचलित है, तो वहाँ पर उनकी 200 या 300 वर्ष पुरानी वंशावलियों का भी वर्णन मिलता है। और 200-300 वर्ष पुरानी वंशावली जो है, उसके अंदर उस व्यक्ति का जो मूल उद्गम है, किस परिवार से, यानी उसके 3, 4, 5 या 7-8 पीढ़ी पहले का इतिहास उसे पता चल जाएगा कि उसका मूल उद्गम कौन है, उसके पूर्वज कौन थे, और उसकी जो शाखाएं हैं फैमिली की, वो किस किस तरीके से समाज में फैली और अब कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। नातेदारी की श्रेणियाँ। मानवशास्त्री मर्डॉक ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर समाज का अध्ययन करते हुए नातेदारी की निम्न श्रेणियों के बारे में चर्चा की है, जिसमें प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार व दूरस्थ नातेदार को शामिल किया उन्होंने। प्राथमिक नातेदार यानी प्राइमरी स्टेज पर जब एक व्यक्ति अपने परिवार का निर्माण करता है, जिसमें उसका पति पत्नी संबंध यानी वैवाहिक संबंध और अन्य 7 प्रकार के संबंध जो होते हैं वो रक्त संबंध शामिल होते हैं, जिसमें पुत्र पुत्री का संबंध माता पिता से, और पुत्र भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, बहन बहन का संबंध। इस तरीके से यहाँ 8 प्रकार के संबंधी प्राथमिक नातेदार की श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक नातेदार में 33 प्रकार के संबंधी आते हैं, जिसके अंतर्गत जो जब दो व्यक्तियों में जब वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद में उनके जो आपसी संबंध क्रिएट होते हैं, जैसे सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, बच्चों के साथ में उनके जो संबंध होते हैं वो सब उसी के अंदर सम्मिलित होते हैं।
और इसमें चाचा भतीजा, मामा, नाना इत्यादि विभिन्न नातेदारों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। इस प्रकार के संबंध को द्वितीयक नातेदार की श्रेणी में लाया और उन्होंने 33 प्रकार के संबंधियों को द्वितीयक नातेदार की श्रेणी में सम्मिलित किया है। तृतीयक नातेदार में उन्होंने 151 प्रकार के संबंधियों को सम्मिलित किया है और तृतीयक नातेदार में वे सभी नातेदार सम्मिलित हो जाते हैं जो द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार होते हैं, जैसे हमारे नाना नानी के पिता या दादा दादी के पिता, परदादा। तो इस तरीके से बाकी अन्य बचे जितने भी नातेदार थे वो दूरस्थ नातेदार की श्रेणी में उन्होंने शामिल किए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जब भिन्न भिन्न समाजों का अध्ययन किया तो नई नई टर्म्स को सामने लेकर आए, जिसमें जिन्हें नातेदारी के नियामक व्यवहार के रूप में माना जाता है। नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीतियाँ, यानी जितने भी सामाजिक संबंध हैं वो परस्पर किस प्रकार का व्यवहार करेंगे परिवार के अंदर और समाज के अंदर, जिसमें परिहार संबंध के बारे में हम चर्चा करते हैं। परिहार संबंध क्या होते हैं? परिहार मतलब सामाजिक दूरी, जिसमें मूल स्थान रखती है। जिन संबंधियों के अंदर सामाजिक अंतःक्रिया अपेक्षाकृत कम हो और निश्चित सामाजिक दूरी निर्धारित की जाती है, उन संबंधों को हम परिहार संबंधों की श्रेणी में लाते हैं। इसका उदाहरण है हमारे समाज के अंदर सास दामाद संबंध, ससुर पुत्र वधू संबंध और ज्येष्ठ भाई व छोटे भाई की पत्नी के बीच परिहार संबंध, ससुर दामाद परिहार संबंध और कुछ परिवारों में भाई बहन का परिहार भी पाया जाता है। और भाई बहन के परिवार का एक उदाहरण है लंका की वेड्डा जनजाति में भाई बहन के बीच परिहार संबंध प्रचलित हैं। मतलब कहने का ये है कि वो एक छत के नीचे भी नहीं रह सकते और साथ भोजन भी नहीं करते हैं। इसके संदर्भ में अपने इन्होंने समाजशास्त्रियों ने या मानव शास्त्रियों ने लॉजिक भी बताए थे। फ्रेजर ने परिहार संबंधों का कारण बताया था मूल निषिद्ध यौन संबंधों को माना कि इन संबंधियों के बीच में यौन संबंध या पारस्परिक आकर्षण ना उत्पन्न हो, इसलिए इस प्रकार की सामाजिक दूरी का निर्धारण हुआ। इसी क्रम में लोवी ने कहा था, सामाजिक सांस्कृतिक कारण बताया था इन्होंने इसका, और उन्होंने ये कहा था कि परिवार, क्योंकि पुत्र वधू दामाद जो हैं या अन्य विभिन्न प्रकार के संबंधी उनकी सामाजिक प्रथा के आधार पर जब बाहर के व्यक्ति होते हैं और वो मूल परिवार में सम्मिलित होते हैं तो उनमें कुछ सामाजिक दूरी या दबाव बनाए रखने के लिए इस प्रकार के संबंधों का निर्धारण हुआ है, क्योंकि इन्हें भय होता है कि कहीं उनके मूल परिवार के रीति रिवाज प्रथा परंपरा हमारे जिस परिवार में उनका विवाह हुआ है उस पर हावी न हो जाए। तो इस क्रम में आगे हम चर्चा करेंगे परिहास संबंधों की। परिहास संबंध जोखिक रिलेशन कहे जाते हैं, जिसमें जिन संबंधियों में परस्पर हंसी मजाक गाली गलौज एक दूसरे गाली गलौज जिस टाइप के संबंध जो पाए जाते हैं, आपस में हंसी मजाक के संबंध जो पाए जाते हैं, उन्हें परिहास संबंध कहा जा सकता है। इसके उदाहरण भारतीय समाज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्रत्येक परिवार के अंदर देवर भाभी ननद का संबंध, जीजा साली और जीजा साले का संबंध इस प्रकार के परिहास संबंध के उदाहरण हैं। कुछ समाजों में मामा भांजा संबंध इस प्रकार के परिहास संबंधों में शामिल होता है। दादा पोती परिहास, चाचा भतीजा परिहास, फूफा और भतीजी परिहास भी प्रचलित हैं। अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के परिहास संबंध पाए जाते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने इस संदर्भ में जब अध्ययन किया था तो कहा था कि परिहास संबंध जो है एक मित्रता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें मित्रता को भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार के रूप में बताया जाता है और कुछ व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया बढ़ाने का एक उत्प्रेरक माना गया है। नेक्स्ट है माध्यमिक संबोधन या टेक्नोनिमी। माध्यमिक संबोधन के अंदर माध्यमिक संबोधन में इन्होंने कहा, ये एडवर्ड टायलर द्वारा इस तरीके की टर्म का निर्धारण किया था प्रथम बार। एडवर्ड टायलर ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि कुछ समाजों के अंदर व्यक्ति के उसके मूल नाम से न पुकारकर माध्यमिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसका उदाहरण भारतीय समाज भी है। हमारे परंपरागत भारतीय समाज के अंदर स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं और पुकारने के लिए माध्यमिक संबोधन के रूप में अपने बच्चों के नामों का प्रयोग करती हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है इसे समझने के लिए। नेक्स्ट है मातुले एवेंकुलेट। मातृसत्तात्मक समाज के अंदर जो पितृसत्तात्मक समाज में पिता और पुत्र का संबंध होता है, मातृसत्तात्मक समाज के अंदर मामा और भांजे का संबंध और सामाजिक दायित्व उसी प्रकार का होता है। मामा का भांजे के लिए
निश्चित जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे पिता एक पुत्र की जिम्मेदारी को उठाता है, उस तरीके से पुत्र मामा ही पुत्र भांजे के वैवाहिक संबंधों का निर्धारण करता है। मामा की संपत्ति जो होती है वो भी भांजे को मिलती है। इसी प्रकार में नेक्स्ट जो है पितृ स्वश्रेय संबंध, जो एमिटेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये पितृसत्तात्मक समाज की एक प्रथा है जिसके व्यवहार है, नियामक व्यवहार है, जिसके अंदर बुआ का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। बुआ परिवार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में कार्य करती है। और पितृसत्तात्मक परंपरागत समाज का एक उदाहरण यह भी है कि बच्चे के नामकरण के समय बुआ को अधिकार दिया गया है कि वह बच्चे का नामकरण करे। और कई समाजों में संपत्ति भी बुआ से भतीजे या भतीजी को हस्तांतरित होती है, भतीजे को हस्तांतरित होती है, सॉरी, क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक है। नेक्स्ट है सहप्रसविता या कुवाड़। इस प्रथा का संबंध प्रसवावस्था के दौरान है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है कि जब पत्नी की संतान होने वाली होती है तब पुरुष को उन सभी निषेधों का पालन करना होता है जिनका पालन उसकी स्त्री या निषेधों का पालन उनकी गर्भवती पत्नी को करना होता है। और सभी प्रकार के कष्टों को भी झेलता है। पुरुष उसी के समान पथ्य भोजन भी करता है और उसे विभिन्न सामाजिक प्रतिबंध या नियमों को भी माना जाता है। उसे भी प्रसवा के समान अछूत माना जाता है। भारत में ये प्रथा आदिवासी समाज खासी और टोडा में प्रचलित है। खासी जो है पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली, खासी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली एक जनजाति है। और टोडा मैंने आपको पहले भी बताया है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। एक खासी पति को प्रसवावस्था के दौरान अपनी पत्नी के साथ नदी पार करने की भी अनुमति नहीं होती है और कपड़े धोने की भी मनाही होती है। तो ये सभी समाजों के अपने अपने कुछ नियामक व्यवहार हैं। जो हम जितने भी समाजों में जाएंगे इस तरीके के सामाजिक व्यवहारों में हमें अंतर देखने को मिलता है। भारत में नातेदारी संगठन पर विभिन्न विद्वान जैसे H.C. नैयर व मदान कैथलीन गफ मैकॉर्मिक, इरावती कर्वे आदि विभिन्न विद्वान और लुई ड्यूमोंट ने भी अध्ययन प्रस्तुत किया था और नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया था। सभी विद्वानों ने अध्ययन जो किया था वो एक क्षेत्र विशेष के आधार पर किया था, लेकिन इरावती कर्वे जो इन्हें प्रथम मानवशास्त्री या भारत शास्त्री, महिला मानवशास्त्री के रूप में भी मान सकते हैं। इन्होंने जो अध्ययन किया था वो संपूर्ण भारतीय समाज की नातेदारी व्यवस्था पर अध्ययन किया था। और इन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज को दो भागों में बांटा, भौगोलिक आधार और भाषाई आधार। तो इस प्रकार से भौगोलिक आधार पर इन्होंने उत्तर, मध्य, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र नातेदारी परिवार के आधार पर बांटा था। इसका आधार मूलतः भौगोलिक था। और भाषाई आधार पर इन्होंने भारोपीय, द्रविड़ परिवार और आग्नेय एशियाटिक परिवार के रूप में बांटा था। आग्नेय एशियाटिक परिवार में हम मुंडा, संथाली, खासी, भूमिया, ज्वांग, बोडो इत्यादि विभिन्न भाषाओं को सम्मिलित कर सकते हैं। नातेदारी संगठन का महत्व। नातेदारी संगठन भाई समाज में इसका क्या योगदान है, हमारे परिवार के लिए, हमारी सामाजिक संस्थाओं में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो नातेदारी संगठन जो है हमारे समाज में एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थिति या भूमिकाओं में बांधकर निश्चित नियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें सर्वप्रथम है विवाह क्षेत्र व परिवार का निर्धारण। नातेदारी व्यवस्था यह निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति का विवाह क्षेत्र किस प्रकार का होगा, अर्थात विवाह के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, सलिंग सहोदरज, विलिंग सहोदरज, अधिमान्य विवाह, साली देवर विवाह इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो वैवाहिक प्रथाएं हैं वो उसका निर्धारण और विवाह के क्षेत्र की किन संबंधियों के मध्य विवाह हो सकता है, किन संबंधियों में विवाह नहीं हो सकता, इस तरीके के जो प्रतिषेध हैं, जो निषेध हैं, उन सब का निर्धारण नातेदारी के माध्यम से ही होता है। आर्थिक संकट के अंदर सहायक। जब व्यक्ति नातेदारी को कहा गया, मर्डॉक ने इस संबंध में कहा है कि नातेदारी द्वितीय रक्षा पंक्ति का कार्य करती है। जब एक व्यक्ति विपन्नता की स्थिति में आता है या आर्थिक संकट की स्थिति में आता है तो नातेदारी व्यवस्था उसे सहारा देती है। यानी परिवार के हमारे जितने भी संबंधी होते हैं वो समय समय पर निस्वार्थ रूप से सेवा के रूप में उपस्थित होते हैं। और इसका एक उदाहरण हम कोरोना समय में देख चुके हैं कि कोरोना काल में जब व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक और अन्य विभिन्न पारिवारिक परेशानियों को जब सामना करना पड़ा था तो परिवार के विभिन्न सदस्यों ने साथ दिया था। तो उसका एक उदाहरण है। वंश, उत्तराधिकार व पदाधिकार का निर्धारण। नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती है। वंशावली में परिवार, वंश, गोत्र, अर्धांश नातेदारी के ही विस्तृत रूप पाए जाते हैं और ये एक पक्षीय नातेदारी के स्वरूप होते हैं। वंशावली के माध्यम से एक व्यक्ति को उसके इतिहास के बारे में पता चलता है कि वो व्यक्ति
परंपरागत रूप से कहाँ से संबंध रखता है, उसके कहाँ कहाँ वैवाहिक संबंध हुए थे और किस किस प्रकार के निषेधों का उसे पालन करना पड़ा था, और आगे भी उसके परिवार के सदस्यों की शाखाएं कहाँ तक फैलेंगी। इस प्रकार के संबंध और उत्तराधिकार पितृसत्तात्मक है, समाज मातृसत्तात्मक है, पदाधिकार सामाजिक परिस्थिति में किन व्यक्तियों का किस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति परिवार में निर्धारित की जाती, तो इन सब का निर्धारण जो है नातेदारी संगठन के माध्यम से होता है। मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार भी है नातेदारी, क्योंकि मानव शास्त्रीय अध्ययन में नातेदारी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विभिन्न प्रकार के मानव शास्त्रियों ने समय समय पर नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया था, और इसमें सामाजिक मानव शास्त्र के अंदर उनके अध्ययनों को सम्मिलित भी किया जाता है और अध्ययन भी किया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि संपूर्ण विश्व में कितने प्रकार के समाज हैं, और आदिवासी समाज, आधुनिक समाज, पश्चिमी समाज, पूर्वी समाज, तो उन सभी समाजों का सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार संबंधी जितनी भी प्रथाएं हैं, परंपराएं, उन सभी में अंतर है। तो ये सब जो इनका अंतर का जो नातेदारी, इन अंतर को बताने का एक माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है नातेदारी संगठन। सामाजिक कर्तव्य परंपराओं का निर्वाह। जब समाज के अंदर जितने भी हमारे रिलेटिव होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के समय समय पर विपत्ति काल में या किसी सामाजिक समारोह और उत्सव के दौरान निस्वार्थ रूप से सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं, खड़े होते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का सहायता करते हैं और एक निःशुल्क परामर्शदाता के रूप में हमेशा खड़े होते हैं, तो ये नातेदार सामाजिक कर्तव्य और परंपराओं का निर्वाह भी करते हुए अपनी समाज की संस्कृति का संरक्षण भी करते हैं एक तरीके से।